हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये आपका जो चल रहा है क्लास 6 का है। आज चैप्टर नंबर 8 है और इससे पहले 7 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि इकट्ठा मैंने प्लेलिस्ट आपका बना रखा है, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा भूगोल मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके क्लास 6 से 12 तक का करवाया हुआ है, तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और इसके अलावा मैंने क्लास 6 से लेकर 10 तक का आपका पूरा साइंस करवाया हुआ है। साइंस के आपके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके एक एक चैप्टर के करवा दिए हैं, तो जाके देख लीजिए। और चलिए देखते हैं आज का चैप्टर आगे का। चैप्टर का नाम क्या है आपका? खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। तो एक छोटी सी कहानी दी हुई है, हर एनसीईआरटी की बुक में एक छोटी छोटी सी कहानी दी होती है, तो इसमें भी दी हुई है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार रखे हुए थे बेचने के लिए। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लगा। उसने जो काम देखा, प्रभाकर ने जो काम देखा, उसको ये काम बहुत पसंद आया। तो आगे देखते हैं। लोहे के औजार बने और खेती। तो लोहे के औजार बने, उससे खेती पर क्या प्रभाव पड़ा? लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो चुका है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। हमने अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखिए। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। क्या हुआ? लोहे के फाल के उत्पादन से कृषि उत्पादन बढ़ गया। जब लोहे का फाल इस्तेमाल होगा तो अच्छी खासी तरीके से हम जुताई कर सकते हैं खेती, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ा। आगे देखिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या था? एक तो सिंचाई था आपका, तो सिंचाई के बारे में देखिए। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गांव नहीं रहे तो राजा कैसे रह सकते हैं? अगर खेती किसानी नहीं होगी तो राजा क्या खाएंगे, है ना। इन्हीं से तो कर ले के राजा अपनी जो है रोजमर्रा की ज़िंदगी चलाते थे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपाई महत्वपूर्ण कदम है, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई, है ना। तो देखिए, लोहे का फाल चाहिए और धान की खेती में इन लोगों ने रोपना स्टार्ट किया था, तो उसी प्रकार से सिंचाई भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पानी नहीं मिलेगा, फसल कैसे होगी? इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए ना, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के लिए परिवर्तन दिखाई दिए, खालिस्तान। तो ये सब आप कर लेना। आप लोग देखिए इधर पे लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। परिश्रम करेंगे तो फल मिलेगा, सीधी सी बात है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, यानी बढ़ने लगा। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। नहरों के द्वारा सिंचाई करवाई, नदियों के द्वारा सिंचाई करवाई, तो योजना कराई। चलिए आगे देखिए। गांव में कौन रहता था? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र की अगर आप बात करें तो भूस्वामी को बिल्ला याद रखिए। जो तमिल का क्षेत्र है, भूस्वामियों को क्या बोला जाता था? बिल्ला। साधारण हलवारों को उड़वार। नाम सीधे सीधे पूछे जाते एग्जाम में। और भूमिहीन मजदूर दास को कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। आगे देखिए। यानी कि यह पद वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद का आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, है ना। कौन करते थे ये सब चीज़ें? भूस्वामी। आगे देखिए।
ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। कृषक को, किसान को गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। अब अपनी जमीन नहीं है तो दूसरी की जमीन पर काम करेंगे। जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, कुछ ऐसे शिल्पकार भी थे। चलिए देखिए आगे। प्राचीनतम तमिल रचना क्या थी? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ मिलता है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आगे देखिए, नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा, वितरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तो नगर के बारे में देखिए और क्या कहती हैं कहानियाँ। जो इनको कहानियाँ मिलती हैं वो नगरों के बारे में क्या कहती हैं। जो यात्रा वितरण मिला हुआ है, जिन लोगों ने यात्रा करके कुछ लिखित साक्ष्य छोड़े हैं या मतलब बचे हुए हमें मिले हुए हैं, उसमें नगरों का क्या समझ में आता है कि क्या है नगर। मूर्तिकलाओं के जरिए या फिर पुरातत्व के जरिए। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बहुत भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना। इस चीज़ को देख लीजिए। दिमाग होना चाहिए इंसान में, जरूरी नहीं है कि वो अमीर है या गरीब। अब इस चीज़ को देखिए कितना दिमाग लगाया उसने। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने इस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। बताइए आप, उसने मरे हुए चूहे से पैसे कमाए। ठीक है। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियों और पत्ते उसे मिल जाएं तो इस बगीचा की सफाई कर देगा। माली तुरंत मान गया। क्या है, माली तो वैसे ही आलसी था। उसने सोचा और अच्छी बात है भाई, ये साफ कर देगा, क्या करना लकड़ियों और पत्तियों का, ले जाए, मुझे क्या लेना देना। युवक ने कहा ठीक है भाई, हम साफ कर देते हैं, लकड़ी और पत्ती हमें दे देना। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उसे एक एक मिठाई मिलेगी। बताओ कितना चालू व्यक्ति है ना। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। खुद ने नहीं किया, बच्चों से करवा लिया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। पुण्य का काम किया। पुण्य नहीं है, इसकी चतुराई है। खुश होकर उन लोगों ने कहा तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए आगे उसने क्या किया। व्यक्ति ने, इतनी बात हो गई। अभी इसने बोला, उसने कहा मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत हो। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के लिए शहर में आ रहा है। क्या किया, 500 घोड़ों के लिए शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कृपया तुम एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। व्यक्तियों ने उसको घासों के गट्ठर दिए 500। जब घोड़े के व्यापारियों को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। बताइए मतलब क्या था इसके पास। सबसे पहले एक मरा हुआ चूहा। पूरी कहानी में लास्ट में वो व्यक्ति अमीर हो गया। चलिए आगे देखिए, ये होती है चतुराई। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता है जहां लोग आते हैं। इधर देखिए, ये बलाय कूप है आपका। देखिए इधर दीवार देखिए, दीवार कितनी अच्छे से बनी हुई है, नक्काशी की हुई है।
आगे देखिए, अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा है, इनमें से कुछ शहर परकोटा से घिरे हुए थे, परकोटों से घिरे हुए थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलायकूप मिले हैं। ये बलायकूप खुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये बलायकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हैं। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर रहे हैं। पुरातत्वविद तो खोज ही करेंगे और क्या करेंगे, काम ही क्या बताइए, कुछ काम नहीं, उनको काम ही ये दिया हुआ है कि खोज करिए जाके। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ नए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा कि एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन आगे क्या कहाँ गए, जिन पत्थरों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। जब लोग बाहर से आते थे तो वो देखते थे क्या चीज़ है, क्या है, और फिर उस चीज़ को नोट करते थे। फिर वो जो उन्होंने नोट किया है, जो लिखा हुआ है, तो लिखित साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, है ना। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरीगाजा की कहानी पढ़ लेते हैं। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। अब जो रोज रोज चलाएगा वहाँ तो उसको बनता था, कोई नया व्यक्ति आता था तो उसको सकरी खाड़ी में नहीं चलाते बनता था जहाज या नाव। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए आयात निर्यात में आपको अंतर पता है? आयात मतलब क्या है? जब हम दूसरे देश से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जो चीज़ हमारे देश में आएगी उसको हम कहते हैं आयात। और जब दूसरा देश हमारे देश से कोई चीज़ ले जाएगा, बेचेंगे हम लोग, तो उसको कहेंगे निर्यात। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन होते थे, गायक किशोर होते थे, ठीक है, सुंदर औरतें होती थीं, अच्छी शराब होती थी, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। चलिए आगे देखिए क्या है। सिक्के, आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे लगाए जाते थे, मोहर, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे हैं। चलिए आगे देखिए सिक्कों के बारे में क्या चीज़ बताई गई है। तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। पुरातत्वविदों को इस युग के हजार सिक्के मिले हैं, अलग अलग तरीके के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखेंगे थोड़ी देर में। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था। बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। देखिए इस टाइप की मोहर रहती थी, इस टाइप से इसको आहत किया जाता था, बनाया जाता था। विनिमन के अन्य साधन, तो देखिए विनिमन के अन्य साधन में क्या है। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह गया है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। कहाँ होगा? खारा पानी आपको समुद्र में मिलेगा, तो कहाँ होगा नमक का उत्पादन? नमक का उत्पादन समुद्र के किनारे ही होता है। और आपका जो नदियों का पानी वो तो मीठा पानी कहलाता है, यानी उसमें तो आपका नमक रहता नहीं है। देखिए आगे, नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र है नगर में क्या क्या होता था। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा नगर की अगर आप बात करें तो यह 2500 साल से भी बहुत ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था। देखिए इधर पे आप हम दिशाओं का निर्धारण करेंगे इस प्रकार से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, है ना, दक्षिण। तो क्या बता रखा है?
उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये रहा आपका उत्तर पश्चिम, ये रहा पूर्व। तो इस टाइप से एक रास्ता आपका आता था, इस टाइप से, है ना। दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। दूसरा कहाँ था? उत्तर से दक्षिण, ये वाला रास्ता यहाँ से यहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे की साइड, है ना। ये दोनों रास्ते थे यहाँ पे। चलिए आगे देखिए। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा में बेहतरीन मूर्तियां मिलती थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, अगले अध्याय में पढ़ लेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन विहार हैं। क्या है यहाँ पे? एक तो बौद्ध विहार है। बिहार चीज़ क्या है आपको? बुद्ध और जैन धर्म के लोगों, भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने की जगह है, ठीक है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है मथुरा। आगे देखिए। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। प्रस्तर खंड जो अभिलेख मिले हुए हैं, पत्थरों पर लिखे हुए, उनमें ये चीज़ें मिलती हैं, ये जो बताया हुआ है ना। चलिए आगे देखिएगा। शिल्प तथा शिल्पकार, साइड में क्या लिखा हुआ है? उत्तर काले चमके पात्र, उत्तरी काले चमके पात्र। तो बर्तन मिले हुए हैं लोगों को। एक कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। चमकीले बर्तन थे, काले रंग की परत चढ़ाई जाती थी। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तर काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, है ना। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। आगे देखिए, स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। जो संघ बने यहाँ पर उनको श्रेणी नाम दिया गया। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। क्या करेंगे? पहले बनाएंगे, कच्चा माल खरीदेंगे, बनाएंगे, माल बन गया तो फिर उसको वितरण करेंगे, यानी देने जाएंगे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, है ना। मतलब बैंकों के रूप से क्या है, एक व्यक्ति को पैसा चाहिए तो हर व्यक्ति उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखता था पहले से। देखिए आप यहाँ पर, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को ये दान में दे दिया जाता था। आगे देखिए। सूत काटने और बुनने के नियम क्या थे इनके? ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अतः साथ में अर्थशास्त्र का उल्लेख दिया हुआ है, उसको देख लेंगे अपन। देख लिया है अर्थशास्त्र का उल्लेख, पहले ही देख चुके हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणियों, वृद्धावेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविका, अवकाश प्राप्त
दासियाँ, इन सब औरतों को इन काम में लगाया जाता था, सूत काटने और बुनने में। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता था, पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी। जो महिला बाहर ना निकल सकती थी या उनको अनुमति नहीं थी कि आप बाहर निकलो, तो वो अपनी दासियाँ को भेज के कच्चा माल मंगवा लेती थी। कच्चा माल से फिर अपना जो है पूरा काम निपटाती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी, तड़के यानी सुबह एकदम, और शाम को फिर वो सामान दे जाती थी बना के। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ये होता था। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काट लिया जा सकता था। बताइए कितनी मतलब ये क्या था, अंगूठा काट दिया जाएगा। भाई नहीं किया काम तो आप उसको पैसा मत दीजिए, पारिश्रमिक मत दीजिए। आगे देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु का किया हुआ है। अरिकामेडु पुडुचेरी में है। रोम के बारे में जानकारी को पढ़ें, बाद में पढ़ लेंगे। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों, पत्तन क्या होता है, जहाँ जहाज आते हैं, जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता था जो संभवतः गोदान रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। किसकी बात कर रहा है, एम्फोरा की। साथ ही यहाँ एयरटाइन जैसे मोहरें लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हुए हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर रखा गया। नाम जो इटली में एक शहर था एयरटाइन, उस एयरटाइन के नाम पर इस बर्तन का नाम रख दिया गया एयरटाइन। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। आगे देखिए, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु भी यहीं बनाए गए थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हुए हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हुए हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। छोटे छोटे कुंड हैं, यानी उसमें रंग करा होगा, इन्होंने रंग रखा होगा और रंग रखने के बाद कपड़ों को उसमें डाला होगा तो कपड़ों में रंग किया होगा, कपड़ों की रंगाई की होंगी, तो वो कुंड मिले हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उधर पे देखिए पत्थर दिए हुए हैं। अभिलिखित मिट्टी के बर्तन, पत्थर नहीं है, मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हुए हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है ना। चलिए आगे देखिए, अन्यत्र में क्या दिया हुआ है, अन्यत्र को पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है अन्यत्र। रोम का अन्यत्र दिया हुआ है आज। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे तभी इसका जो है विकास हुआ। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस के करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया है। ऑगस्टस और इसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल आपके दिखाए गए हैं, बनवाए हैं। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह भी बनी हुई हैं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था नहाने के लिए। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था, है ना। तो ये चीज़ें थी, यानी बढ़िया सी व्यवस्था थी।
चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर आ गए और उपयोगी शब्द तो ये तो मिलेंगे आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में, शब्द और क्वेश्चन आंसर लिखित में मिलेंगे आपको PDF के साथ, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए NCERT का। अब मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।